हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटी का यह फोर्थ अध्याय मतलब फोर्थ चैप्टर है। और इसमें हम संस्थाओं के कामकाज के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा में सांसद और जितने भी संस्थान हैं उन सारे संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे और उनके कामकाज कैसे होते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा हो या जो भी उसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री होते हैं इत्यादि। तो चलिए इन सारी जानकारी को हम आज देखेंगे क्या है, और हम जो है घन अध्ययन के साथ इसको एक सिलसिलेवार तरीके से हम पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय लिखा गया है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय जो है लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। और हम पढ़ेंगे कि हम यह भी देखेंगे कि इस जो है इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह से सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थान आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, आप पहले ही कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ उनका संक्षिप्त वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे और हर संस्था के संबंध में हम जो है यह प्रश्न करेंगे कि किस तरह के काम करते ये काम जो है करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी हुई है और इनके कामों में क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। और इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का कामकाज काम करती है और कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत सरकार को केंद्र या संघ का सरकार भी कहा जाता है। और इस अध्याय में को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेशों की सरकार के कामकाज के उदाहरण को भी नज़र रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा गया पहला पॉइंट है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। कैसे प्रमुख जो है नीतिगत फैसले होते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक सरकारी आदेश क्या है? तो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। याद रखेंगे 13 अगस्त 1990 को। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया और इसको क्या कहा गया? कार्यालय ज्ञापन। और सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या में जाना जाता है और संख्या का क्या नाम था? OMN 36012 वाय 31/90। क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह जो है एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है और लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखिए यह निर्णय किस तरह के लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इन सरकारी आदेशों में एक प्रमुख नीतिगत फैसले को घोषणा की गई है। फैसले की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने जो देखिए भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो है रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों मतलब SEBC के लिए आरक्षित
होगी। इस फैसलों में कहा गया था कि 27% जो है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षित होगा। अब जब यहाँ पर देखेंगे तो इनके बारे में हम थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पन्ने में पूरा लिखा गया है, सब्जेक्ट भी लिखा गया है। 27% जो है रिजर्वेशन जो है दिया गया है, और यहाँ पर बैकवर्ड क्लास भी लिखा गया है, और सिविल पोस्ट सर्विस के लिए जो है 27% आपको SEBC देख सकते हैं, यहाँ पर SEBC के लिए रिजर्व रखा गया है। अब देखिए, अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। फुल फॉर्म नाम याद रखेंगे, SEBC का सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी, और इसके लिए 27% का अलग जो है कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते, और यह जो है प्रतियोगिता 27% के लिए नहीं होगा, इसलिए आरक्षित सीट हो गया ये SEBC के लिए। अब देखिए, निर्णय करने वाले क्या होते हैं, तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया, तो जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे, वह अपनी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामों और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है इसके बारे में, कि इनमें से कुछ के बारे में हमने पढ़ा भी है, कि एक बार हम पुनः जो है इनको देखेंगे कौन कौन जो होते हैं बड़े निर्णय में शामिल होते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक यहाँ पर याद रखेंगे ये शब्द, औपचारिक रूप से देश का क्या सबसे बड़ा अधिकारी है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है, और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल क्या करता है, वही करता है। कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। और यहाँ पर आगे है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके सिफारिश पर मंत्रियों का नियुक्ति होता है, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। कौन नियुक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, और यह जो है यही मंत्रियों की बैठक होती है, और यहाँ से राजकाज से जुड़ी हुई अधिकतर फैसले लिए जाते हैं। चौथा देखेंगे तो संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। संसद में क्या होता है, तो राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत पर समर्थन हासिल होना जरूरी है। आपसे पूछ भी लेगा कहीं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसका होना जरूरी है, तो लोकसभा का। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक फैसला जो है लिया जाता है किसके, तो मंत्रिपरिषद के जो है बैठक होती है, उनसे मंत्रिमंडल का बैठक होता है। यहाँ पर देखिए, तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। देखिए, कार्यालय ज्ञापन में देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो देखा तो ये सारे शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आप संसद में ये बिल पास होता है, और बिल पास होकर कहाँ जाता है, तो जाता है पहले राष्ट्रपति के पास, वहाँ पर बिल पास हो जाता है तो सारे अधिकारी के पास वो पहुँच जाता है। उसके बाद जो है उसका जो काम होगा वो आगे की ओर सारे अधिकारी के पास जाता है, और जो है ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश उसको किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि यह सरकारी आदेश
देखिए यहाँ पर है कि यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम है। भारत सरकार ने 1779 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। याद रखेंगे कब? तो 1779 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पीबी मंडल ने की थी। और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि जाति आयोग जो है दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था 1779 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी, इसीलिए इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक तौर पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। कब? 1980 में, 1 साल बाद। और मंडल आयोग ने आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश की थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना है। 27% आरक्षण, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या पिछड़े हैं उनके लिए कितना? तो 27%। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। और इसी रिपोर्ट पर क्या होती है? संसद में चर्चा होती है। वर्षों तक कई पार्टियों और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक जो है मंत्रिमंडल की बात करते हैं, ठीक कहा जाता है। ठीक कहा है ना मैंने? यहाँ देखिए अब यहाँ पर कुछ दिया गया है कि अब आई बात समझ में, इसलिए राजनीति के मंत्रिमंडल की बात करते हैं। जो मंत्रिमंडल क्या होता है? सारे जो है मंत्री बैठते हैं। देखिए 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता दल ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और उसके नेता बीपी छनहस प्रधानमंत्री बने। बीपी राव था, राव प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद ये कई घटनाएं हुई। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये जो थे ये कौन थे? तो बीपी सिंह थे। मतलब इनका पूरा नाम आप याद रखेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जो है ये सरकार में आते हैं, छंदसा लिखा हुआ है, छंदसा ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोले थे कि चुनाव घोषणा पत्र में कि हम जो है मंडल जो आयोग है उसकी सिफारिश जो है लागू कर देंगे। और उसके बाद इनका ही सरकार बनता है। और इन्होंने क्या किया तो ये हम देखेंगे। तो इसके बाद हुई घटनाक्रम को हम देखेंगे क्या होता है। उससे पहले यहाँ देखिए कार्टून का है। तो सन 1990-91 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि विज्ञापनकर्ताओं ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए इस विषय का उपयोग किया। क्या आप अमूल के इन होर्डिंग में राजनीतिक घटनाओं के बहस को इशारा कर यहाँ पर ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए घटनाक्रम जो है बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या होता है। पहला है कि नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। और अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी छंदसा ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। बीपी सिंह ये निर्णय जो है कैबिनेट में बैठक होती है, औपचारिक निर्णय लेता है 6 अगस्त 1990 को। और जो है ये दोनों सदनों में यह जो है सूचित करते हैं। उसके बाद क्या होता है तो कैबिनेट के फैसले को कामों तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को
एन जो है नंबर OM नंबर 36/012 व 3190 तैयार हो गया। कब? 13 अगस्त 1990 को यही कानून जो है अब पारित होगा और यह जो है आदेश पर हस्ताक्षर हो गए हैं केंद्रीय सरकार की और अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए। कब? 13 अगस्त 1990 को ये तैयार हो गया है और कैबिनेट का जो यहाँ पर फैसला लिया गया, तो यहाँ पर कैबिनेट के फैसले को क्या किया गया? विभाग भेजा गया। विभाग में जो है अधिकारी थे वो निर्णय लेते हैं, तैयार आदेश तैयार करते हैं और स्वीकृति जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली जाती है और अधिकारी दस्तखत करके एक जो है ड्राफ्ट तैयार करते हैं। 13 अगस्त 1990 को इस ड्राफ्ट का नाम जो है क्या रखा गया? OM नंबर 36/012/3190 याद रखेंगे। उसके बाद ये तैयार हो गया है। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। अभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसीलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों की बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो क्या है, जो पिछड़े हैं, जो अभी तक उसको जो है उचित मौका नहीं मिला है। देख सकते हैं अमूल में ब्रांड में जो है रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग वाटर क्लासिक, ये जो है उसी के समय के अमूल को प्रचार करने के लिए ये रिजर्व जो दिया गया था सरकार के द्वारा उसको प्रचारित किया गया है। देखिए दूसरे पक्ष में जो लोग थे वो क्या कह रहे थे? दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे और अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में मतलब ये समझाने के लिए से बता रहा है कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो आपने किस प्रकार देखा कि कैसे 1990 में जो है 13 अगस्त 1990 को यह कानून बना और यह जो है रिजर्वेशन 27 वर्ष EBC के लिए बनाया गया था। यह कानून में जो था वो क्या था? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको एक धारा में लाने के लिए ये आरक्षण देने की व्यवस्थाएं की गई थी। अब देखिए हम पढ़ेंगे फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है और उच्च न्याय इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोध ही कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है और यह जो है इसी को कहा जाता है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि आरक्षण के विरुद्ध जो है यहाँ पर दिया गया जो है कानून में एक विरोध कर रहे थे वो जाते हैं मुकदमा दायर करते हैं आरक्षण के विरुद्ध और इसका जो नाम है एक साथ जोड़ देते हैं बहुत सारे कानून जो होते हैं उसको अवैध घोषित करने के लिए और इसका नाम मुकदमे का नाम रखा गया इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ जो है सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कितने? तो 11 न्यायाधीश थे। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है। कब? तो 1992 ईस्वी में उन्होंने फैसला दे दिया कि भारत सरकार का जो आदेश है 27% का रिजर्वेशन जो है वो क्या है? अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा।
उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और जो यहाँ पर बताया भी गया है कि कुछ संशोधन करेंगे यहाँ पर, इसमें पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं जो अच्छी स्थिति में, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। कब? तो 8 सितंबर 1983 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने क्या किया, तो एक और आदेश जारी करता है। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है, और इसके बाद जो है यह नीति में अमल में आ गया। यहाँ पर देखिए आरक्षण के मामले में किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए कैबिनेट है, राष्ट्रपति है और सरकारी अधिकारी है। तो यहाँ पर हम इसका मिलान करेंगे कौन क्या कर रहा है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, तो यहाँ पर है कि आरक्षण को वैध करार दिया। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। कैबिनेट, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा कौन करता है? तो यहाँ पर कैबिनेट करता है। और आदेश जारी करने की जो है घोषणा कौन करता है? तो सरकारी जो है आदेश जारी करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? जो 27% आरक्षण देने का फैसला किया। यहाँ पर देखेंगे तो 27% हम यहाँ पर मिलाएंगे तो 27% आरक्षण देने का फैसला कौन करता है? कैबिनेट करता है। सरकारी आदेश क्या करता है? तो औपचारिक घोषणा करता है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। और आदेश जो है जारी करने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है कानून बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। अब राजनीतिक संस्थाओं की क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों को हम अब जानेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि कौन क्या फैसला ले रहा है, आपने यहाँ पर देखा कि कौन क्या कर रहा है। तो एक बार हम पूर्ण देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय करेगा आरक्षण को वैध करार देता है। और कैबिनेट यहाँ पर क्या करता है? तो कैबिनेट देखेंगे तो कैबिनेट ने क्या किया, तो यहाँ पर कैबिनेट ही ने ये किया कि हम जो है 27% आरक्षण देने का फैसला करते हैं। कौन कर किया था? तो कैबिनेट ने कहा। और राष्ट्रपति ने क्या कहा? तो राष्ट्रपति ने क्या कहा, तो यहाँ पर मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और सरकारी अधिकारी ने क्या किया, तो 27% का जो आरक्षण है उसको आदेश जारी करके घोषणा को लागू कर दिया गया। आदेश जारी किया गया, देखे थे आप जो 30-12 कुछ करके था वो जो है उसके साथ लागू हो गया था। हम जो है अब इसके बारे में पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है। तो हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसले पर फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो तय करने वाला भी कोई होना चाहिए। क्या यह सही है और क्या यह गलत है? इसके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर लोग जो है बैठे हुए हैं, पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। और जो इस तरह की व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं। जहाँ पर काम जो है अपने सिलसिलेवार तरीके से चलते रहता है, लोग जो है बदलते रहते हैं, काम लेकिन वही रहता है। और देखिए कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों के कार्यों के बारे में बुनियादी नियम वर्णन करता होता है। दिए गए उदाहरण में हमने जो है इस तरह के विभिन्न संस्थाओं के काम
काम करते देखा है। देखेंगे क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। क्या है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसे संस्थाएं होते हैं जो क्या करता है? नीतिगत फैसला लेता है। मंत्री द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है। जो मंत्री के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसमें एक निकाय होता है, उसमें नौकरशाह उसका जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंतः सुलझाए जाते हैं। ये हो गया 3 आपने संस्था देखा, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि आपके स्कूल के चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती है। क्या यह अच्छा होता है कि ज़्यादा स्कूल के कामकाज के बारे में एक व्यक्ति भी फैसला लेता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या संसद सॉरी ऊपर में दिया गया क्या आप उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। संस्थाओं के काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए संस्थाओं के साथ काम करना क्या आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ क्या होते हैं? बंधे रह सकते हैं, बंधे रहते हैं, हाथ बंधे जो है बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ जो है काम में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है और कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके तहत अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो बेहतर काम होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए कोई भी अगर संस्था है तो क्या होता है उसमें कायदे कानून होते हैं, वह जो है नियम के साथ चलता है। इसीलिए जो है कोई भी काम करने में उन सारे कायदे कानून को करते हुए मानते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर कोई नेता के पक्ष या विपक्ष जो भी हो, सारे के सारे वो कायदे कानून मानते हैं, उन्हीं से सभी का हाथ बंधा रहता है। यह जो है आगे है कि पर यह जो है यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। कोई अगर एक फैसला जो है सारे लोग एक ही फैसले, सारे काम के एक ही लोग फैसले रहे हैं तो ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता। लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है और बुरा फैसला भी जल्दी लेना क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है संस्थाओं के जरिए। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या करता है? संस्था पर जोर देता है। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद क्या है, संसद के कामकाज कैसे होते हैं, संसद में कौन बैठता है, ये सारे बातें देखिए क्या है। तो कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में आप क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूँकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको यह जो है आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डाल कर देखते हैं कि क्या क्या उनमें संसद का नहीं कोई जिक्र था। हम निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मंडल आयोग की सिफारिश कहाँ पर चर्चा होती है? तो संसद में चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रपति को इसका जो है संसद यहाँ पर जिक्र किया था, तो संसद में ही उन्होंने जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने संसद में ही सूचित करते हैं कि कैबिनेट में ही सूचित करते हैं कि हम इसको लागू करेंगे। ये सारे काम होते हैं। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव जो है पड़ा था और अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही कक्षा में पढ़ा है कि संसद के बारे में जो पढ़ा है कि याद करने के लिए, कल्पना करने के लिए, कोशिश करने के लिए कहता है। अगर कोई भी आप
कानून पास करते हैं तो संसद की मंजूरी लेना आवश्यक है। अगर यह नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं होता है। संसद में जो कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता, वो बिल पास नहीं होते, यह मंजूरी जो है नहीं मिल पाती और वह जो है रद्द हो जाते, बिल वहीं रुक जाता। अब देखिए हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की और सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। यहाँ पर देखिए संसद किसको कहते हैं, तो भारत में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो जहाँ बैठते हैं, राष्ट्रीय जहाँ पर उनका सभा लगता है, वो जो है वही सभा राष्ट्रीय सभा क्या कहलाता है, संसद कहलाता है। राज्य स्तर पर जो है इसे विधानसभा कहते हैं और जो प्रतिनिधि राष्ट्र स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, वो विधानसभा कहलाता है। अलग अलग देशों में जो है इसका नाम अलग अलग होता है, पर हम लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। पहला क्या है, तो पहला है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है और कानून बनाने का यह विधि निर्माण का काम जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं और यही जो है विधायिका कहलाता है। जो काम जो है महत्वपूर्ण होता है, सभा जो होती है महत्वपूर्ण होती है, विधि निर्माण महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखेंगे तो कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम, जो यहाँ पर कानून भी बनता है, विधि का निर्माण भी होता है, जो काम कैसे किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसके साथ जो है चर्चा विमर्श भी होता है। इन सारे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इन सभा को विधायिका भी कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। ये काम कहाँ होता है, संसद में होती है, संसद में होती है। और जो यहाँ पर कौन करते हैं, तो संसदें जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी जनता का, वो जो है सारे काम वहाँ पर जाकर करते हैं, वही सभा में बैठते हैं, वहाँ पर जो है सारे फैसले लिए जाते हैं, कानून बनेगा कि बदलेगा कि ख़त्म होगा, ये सारे काम संशोधन होगा, ये जो है वहाँ पर होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि दूसरा है दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा है कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है और जो है अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। चौथा है सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद क्या करता है, किसी भी मामले में आपसे सूचना ले सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब हमें मालूम है कि जिस पार्टी की सरकार है उसके विचार जो होंगे क्या हो प्रभावी होंगे, तो संसद में इतनी बहस और चर्चा क्यों चर्चा करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता होते हैं और वह जो है इसलिए चर्चा करते हैं कि आपकी सहमति के बिना जो है ये बिल पास नहीं होता है। बिल जो है सहमति जो दोनों की सहमति होनी चाहिए और जो है इससे क्या होता है कि आपसी विवाद, आपसी जो है निर्णय को देखते हुए आपसी जो है जो भी सहयोग होता है वो सारे बात यहाँ पर ध्यान रखे जाते हैं। कानून सही है गलत है इसके निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श किए जाते हैं। हर नेता को प्रतिपक्ष हो या पक्ष के हो वो दोनों जो है बहस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। अगर कुछ ऐसा होता है तो संशोधन किया जाता है। अब है संसद के दो सदन। संसद के क्या होते हैं, दो सदन हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए चूँकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चैम्बर या सदन बोलते हैं। दो सदन मतलब चैम्बर, दो चैम्बर। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से
असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहला जो सदन होता है, जो सदस्य होता है, सदन चैम्बर होता है, उसमें जनता के द्वारा लोग चुने जाते हैं जो सांसद कहलाते हैं। दूसरे सदन क्या होते हैं? दूसरे सदन के सदस्य जो होते हैं अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं, और ये जो होते हैं ये परोक्ष रूप से कोई जो है किसी पार्टी के द्वारा जो है इनको चुना जाता है, और ये भी कुछ विशेष काम करते हैं। कुछ राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे सदस्य का जो होता है काम, दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। दूसरे क्षेत्र के जो सदन के काम का क्या है, तो राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाई के जो हित हैं उनकी निगरानी करता है दूसरा सदन। हमारे देश में जो है सदन के दो सदन, संसद के में दो सदन हैं, और दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा को क्या बोलते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, ये नाम से जाना जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और यह जो है दोनों राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी का ये सदस्य नहीं होता है। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है सदन का जो है संसद का हिस्सा होता है, और राष्ट्रपति के फैसले के बाद ही जो है कोई भी मंजूरी लागू की जाती है। यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। अब देखेंगे तो आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 में हमने पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं, और जो है इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। देखिए क्या है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, 543 है जो लोकसभा में है। सदस्यों को कौन चुनता है, तो जनता जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता का प्रतिनिधित्व जो लोकसभा में करता है। उनका कार्यकाल कितना, 5 साल का होता है। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है, वह एक जो है यह अस्थायी है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। कौन, तो राज्यसभा है, भंग नहीं होता है। लोकसभा में देखेंगे तो सदन को जो है भंग करने की जो है एक नियम कानून है, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर सकते हैं। राज्यसभा जो है भंग नहीं होता है। यहाँ पर जो है जो संसद होते हैं, राज्यसभा संसद, हर जो है 2 साल में जो उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर साल में जो है वो 2 साल में चेंज होते रहते हैं। जो अगर 6 साल जिनका पूर गया फिर वो फिर दूसरा आएंगे, 6 साल जिनका पूर गया वो फिर दूसरा आएंगे, ऐसे करके होते चला जाता है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर चुना, यहाँ पर राज्यसभा में कौन चुनते हैं, तो राज्यसभा में जो होता है क्षेत्र होता है, संघ होता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो है सीट चुने जाते हैं, ये सारे जो हैं काम होते हैं राज्यसभा से। लेकिन लोकसभा में जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में सांसद चुनकर आते हैं चुनाव लड़के। अब देखिए लोकसभा बनाम राज्यसभा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है राज्यसभा को उच्च जो है न्यायालय अपर हाउस और लोअर हाउस किसे कहा जाता है, तो अपर हाउस जो होता है कौन होता है, राज्यसभा होता है। लोअर हाउस कौन है, तो लोकसभा है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो है अपर हाउस कौन है और लोअर हाउस कौन है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा भी जाता है कि उच्च सदन कौन है। भारत में जो है संसदों में से राज्यसभा या लोकसभा, उच्च सदन में कौन होता है, तो राज्यसभा। लोकसभा आपसे पूछेगा तो ये लोअर मतलब निम्न हाउस है, निम्न सदन है। और अब हम पढ़ेंगे इसका यह जो है मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावी है, यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है।
और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। और जो हमारे जो है संविधान में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है, बोलचाल की भाषा है कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ठीक, यह संविधान में इस्तेमाल ये भाषा नहीं किया गया है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। क्या कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार राज्यसभा के, लेकिन सर्वोच्च जो है अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। देखिए पहला क्या है, तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों सदन में अगर कोई विवाद हो, मतभेद हो जाए, तो दोनों सदनों का अंतिम फैसला कहाँ होगा? संयुक्त अधिवेशन में। दोनों जो है बैठेंगे और संयुक्त अधिवेशन होगा और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना क्या रहती है। और लोकसभा दूसरा है कि लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है लोकसभा। और लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा में क्या होगा, अगर कोई बजट लोकसभा से पारित है तो वो राज्यसभा खारिज नहीं करेगा। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन का देरी कर सकती है। और जो है राज्यसभा मात्र 14 दिनों के लिए ही देरी कर सकता है लोकसभा के कानून को, और या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, वो संशोधन का भी सुझाव दे सकता है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। और यह जो है लोकसभा अपना विवेक पर निर्भर करता है कि अधिकार है कि वह जो है उस कानून को माने या नहीं माने। यहाँ से आप 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। अगर कोई लोकसभा से पैसे के मामले में कोई बजट तैयार किया जाता है, सरकार का बजट होता है, वो कानून पारित होता है, तो वो लोग जो है राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकता है। मात्र जो है 14 दिन तक वह उसको रोक सकता है, देरी कर सकता है, उसमें संशोधन के लिए जो है वो सुझाव दे सकता है। और यह जो है लोकसभा उसके मानने के जो है सुझाव को माने या नहीं माने उसके अधिकार पर है लोकसभा के। तीसरा आप पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो मंत्रिपरिषद पर अगर कहेगा वह विश्वास हमको नहीं है, तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों पद को छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री समेत जो है सारे मंत्री जो होंगे वो क्या होंगे, उस पद को जिस पद पे हुए हैं वो पद छोड़ देंगे। राज्यसभा को यह अधिकार जो है हासिल नहीं है। यहाँ पर लोकसभा को हासिल है कि अगर मंत्रिपरिषद में जो नेता है और वह जो है वो क्या कहेगा, हमको यह सदस्य जो है कहेगा मंत्रिपरिषद पर हमको ये विश्वास नहीं है, तो वह क्या होगा, वह सारे के सारे जो है प्रधानमंत्री सहित जो भी मंत्री हैं वो अपने पद को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर खुद करने भी के लिए भी कहता है कि आप संसद सत्र जो है लोकसभा दूरदर्शन पर राज्यसभा का यहाँ पर चलता है, विशेष कार्यक्रम आता है। संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की जो है कार्यवाही पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्यवाही को देखकर अखबारों को जो है आप सूची बना सकते हैं। अधिकार अध्यक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका के बारे में देखिए। अब लोकसभा का एक दिन होता है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। लोकसभा का एक दिन के रूप में आपसे यहाँ पर बहुत बार बात जो है आपसे कही गई है। देखिए क्या है, 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्यवाही के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्यवाही का अभिनय कर सकते हैं। देखिए पहला, 11 बजता है तो 11 बजे जो है विभिन्न मंत्रियों ने सदन, यहाँ पर 11 बज रहा है, सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे
11 बजता है, 250 प्रश्न हैं, उनके जवाब लिख दिए जाते हैं। और इसमें जो है पहला जो है कुछ प्रश्न है कि कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है। दूसरा, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं। तीसरा क्वेश्चन कि बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगे किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। ये सारे जो हैं 11 बजे सदस्य द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके जो हैं करीब 250 प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए गए। ठीक, अब जो है 12 बजता है। 12 बजे जो है ढेर सारे जानकारी दस्तावेज तैयार जो है सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे, पहला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्त के नियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। अब 12:02 में क्या होता है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया और रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की ज़रूरत है। अब देखिए 12:02 तक गए। अब हम जो है आगे क्या होता है, उसी वक्त जो है मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। अब 12:14 में कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जिनमें शामिल क्या है, तो तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीआई का फुल फॉर्म भी पूछता है का प्रति शोधनात्मक रवैया। दूसरा, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की ज़रूरत। तीसरा जो है क्वेश्चन आपसे सदन से पूछता है कि आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता है। ये मुद्दा उठाया गया 12:14 में। अब 2:26 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक क्या थे, तो प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक। दूसरा, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। अब 4 बजे तो आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की ज़रूरत पर लंबी चर्चा। 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन के लिए स्थगित हुआ। इस प्रकार से आपने सदन के कार्यकलाप को देखा कैसे चलता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। देखिए इसमें लिखा गया है कि क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था। वह कौन, ये फैसला नहीं करता, सिर्फ उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। क्या था यहाँ पर, जो है संसद की जो मर्जी है उसको वो लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। जो भी अधिकारी होते हैं उनको कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के जो नीति हैं उनको कार्य रूप धरती मतलब जो है ज़मीन पर उतारने के लिए ज़मीन पर कार्य दिखना चाहिए,
चाहिए, उसके लिए कार्यपालिका होता है और इन्हें कार्यपालिका कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहते हैं। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है और हमारा जो है तात्पर्य किससे होता है, कार्यपालिका से होता है। अब देखिए राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतंत्र में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो 5 साल के लिए आप चुन कर गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, वो क्या होगा, राजनीतिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जो ये क्या होते हैं, लंबे समय तक होते हैं और यह 5 साल के लिए नहीं होता है, ये लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं या इन्हें प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जो लोक सेवा में काम कर रहे हैं उन्हें सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है, अभी कांग्रेस हारी हुई है तो नहीं है, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस, भाजपा भी जीती हुई है तो भाजपा, जो भी जीता है, जो भी हारा है, जो भी जीत कर आएगा वो आता जाता रहेगा, लेकिन ये अधिकारी वहीं रहते हैं और ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका की तरह काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? तो आपने अभी देखा कि गैर राजनीतिक मामले में जो अस्थाई आपके अधिकारी होते हैं वो होते हैं और जो राजनीतिक मामले में आप देखते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो राजनीति करते हैं वो आते हैं। और यहाँ पर भूमिका जो कार्यपालिका में बड़े बड़े फैसले के लिए राजनीतिक रूप से, और जो बड़े फैसले राजनेता लेते हैं, और यहाँ पर जो गैर राजनीतिक जो होते हैं, जो आप कार्यपालिका में अस्थायी रूप से काम करते हैं, वो होते हैं जो उनके फैसले को आगे कार्य रूप देते हैं कार्यपालिका में। अब है कि आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होता है। मतलब गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार राजनीतिक कार्यपालक को क्यों होता है। मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। क्या होता है, वित्त मंत्रालय में जो काम कर रहे हैं वो वित्त मंत्री से ज़्यादा जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो उन सारी जानकारी में महारत हासिल करके किए हुए हैं, इसीलिए। और कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय में के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। देखिए रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना बात जो है आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? तो इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह से जनता की ओर से उनकी जो है इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी जो है तकनीकी मामले पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है और लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। देखिए दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामलों को भली भांति समझते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। जो भी उनको सुझाव दिया गया है वो देखेंगे, समझेंगे और वो फैसला लेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जनता है और यहाँ पर मंत्री बैठकर अपना सिगार पी रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं क्या कहाँ पर है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है और फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति यहाँ पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए क्या है, चुनाव नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और यही जो है नेता प्रधानमंत्री कहलाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या जो पार्टी है, पार्टियों के गठबंधन है, उनके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो उस पार्टी का बहुमत में लाया है या गठबंधन का नेता है, तो उसी को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है और उन्हीं को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें जो है पार्टी की संख्या क्या है, अधिक है और वह बहुमत हासिल कर सकता है। इसी संभावना देखते हुए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। यहाँ पर देखिए, कार्यकाल उसका नहीं होता है, वह जो है तब तक रह सकता है जब तक वह पार्टी और गठबंधन का नेता होता है, तभी तक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर आपसे कह देगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और यह जो है पार्टी का सदस्य नहीं हो नेता नहीं होता नेता होता है, सदस्य नहीं होता है। ये सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, नहीं होता है। वह जब तक पार्टी में है, पार्टी के पद पर है और पार्टी में वह नेता है और गठबंधन का नेता है, तब तक वह उस पद पर रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह जो है दूसरे मंत्रियों को नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, दूसरे मंत्री को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो और वही जो उसी पार्टी के मंत्री बनते हैं जो गठबंधन में हो या उस पार्टी के हो। और आगे है कि उसके बाद है प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री के लिए चयन के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक। और बशर्ते हुए संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। उसे भी व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य जो है चुना जाना जरूरी है। अगर आप उसको मंत्री बना रहे हैं तो 6 महीने के भीतर आप उसको राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में एक में से सदस्य चुना जाना जरूरी है, तभी वह मंत्री बनकर 6 महीने तक वह ऐसे रह सकता है। 6 महीने के बाद वह नहीं रहेगा जब तक वह सदस्य नहीं चुना जाएगा। ये आपने पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और यह क्या है, मंत्रिपरिषद उस निकाय को कहते हैं या उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री रहते हैं। इसमें जो है अमूमन विभिन्न स्तरों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री तो अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी गठबंधन पार्टियां होती हैं के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रियों का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। यहाँ पर 25 मंत्री कैबिनेट मंत्री में होते हैं जो मुख्य सत्ताधारी पक्ष के जो है पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं और मंत्रालय में ये जो है प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। अब आगे है कि स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। अमूमन ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ये आमंत्रित होते हैं तभी ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अब है राज्य मंत्री, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। जो भी मंत्री होता है वह अपने विभाग के जो
कैबिनेट में है उसमें वो मंत्री जुड़ा होता है और उनकी सहायता करता है। जो भी विभाग है उसी में जो राज्य मंत्री होता है वो उस विभाग से जुड़ा रहता है और उसकी जो वो सहायता करता है। ये सारे मंत्री के बारे में हमने देखा, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में। यहाँ पर देखिए कार्टून बूझो, यहाँ पर है कि मंत्री बनने की होड़ नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आप सोच सकते हैं कि क्यों उनको मंत्रालय मिल जाता है, वो जो है काम करने के लिए एक क्या होते हैं एक रूप से वो उस जिस मंत्री पद में वो जाएंगे, जिस कैबिनेट मंत्री अगर बन गए तो वो क्या होंगे, उस मंत्री पद के लिए वो वरिष्ठ और प्रभारी होंगे। वो उस मुख्यालय के वो क्या होंगे, प्रभारी होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर जो जिस क्षेत्र में वो हैं उस क्षेत्र के काम कार्य होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हर कोई हम मंत्री बने। आगे है कि चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले जो हैं कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। कैबिनेट जो है बैठक होता है उसमें फैसले लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देश में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है और संसदीय लोकतंत्र को क्या कहते हैं, सरकार का कैबिनेट रूप। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। कैबिनेट क्या करता है, टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री जो है सरकार के फैसले को जो भी सरकार का फैसला है उसके फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होता है जो नौकरशाह होता है। क्या होता है, सचिव अस्थायी होता है, वो नौकरशाह होता है। यह सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं और फैसला करने के लिए क्या करता है, जो भी ज़रूरी है सूचना उसको मुहैया सचिव करवाता है। और टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और यह जो है विभिन्न मंत्रालय में जो भी समन्वय है वह स्थापित करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाह होता है और वह जो है इसका जो है समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए कार्टून बूझो है कि इस कार्टून में जो है लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक में शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है और इसमें जो है लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार के रूप में दिखाने के लिए बना कार्टून जो है देख सकते हैं। ये कैबिनेट बैठक हो रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं मंत्री सारे और प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी हैं और यह सारे के सारे जो हैं अपने जो हैं विचार व्यक्त कर रहे हैं, बैठक में भाग लिए हुए हैं। कोई मुंह इधर किया हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई गुस्सा में है। ये सारे दिखाए गए हैं कि सारे के सारे जो है बैठक में किस प्रकार से भाग लिए हुए हैं और जो है वाद विवाद चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ खुद करें खुद सीखे करने के लिए कहता है कि केंद्र और अपने राज्य के 5 कैबिनेट बैठक मंत्रियों के नाम लिखने के लिए कहता है। नगर पालिका और जिला आदि के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में, शहर के जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलते हैं उनके बारे में। जी, अब है आपका प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं। तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। ये जो है सरकार के प्रमुख के रूप में रहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए व्यापक अधिकार इनके पास होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। वह विभिन्न विभागों के समान निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। जो भी काम है कौन क्या करेगा, इनके लिए प्रधानमंत्री उन काम को सौंपते हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है और मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा देता है। प्रधानमंत्री गए तो सारे मंत्रिमंडल भी गए। मतलब दोनों जो है, अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ रहा है तो सारे मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है
निरस्त हो जाएगा, वह मंत्रिमंडल भी इस्तीफा देगा। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार जो हैं हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत ही अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय माननी होती है। जो गठबंधन में सरकार होता है, वो प्रधानमंत्री जो भी बनते हैं वो अपनी राय से नहीं कोई काम करते हैं। वो सारे जो है गठबंधन की साझेदारी राय होती है, उसको माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरे पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थनों के आधार पर सरकार टिकी हुई है। जनता यहाँ पर देखेंगे तो जो भी सरकार टिकी हुई है गठबंधन पर, तो एक दूसरे पार्टियों की सहायता पर ये टिकी हुई है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग का इस्तेमाल क्यों होता है? राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री के शब्द में जो है पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? तो राष्ट्रपति भी देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर व्याकरणिक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है? पुल्लिंग हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला जो एक राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति क्या है? तो एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्र का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिया ब्रिटेन के महारानी की तरह काम राष्ट्रपति का होता है। वो सिर्फ देख रेख करते हैं क्या कहाँ हो रहा है। नाम के वो अधिकार जो है, केवल उनके नाम के अधिकारों का प्रयोग होता है। वह जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक और प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। तो वहीं राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। और जो निगरानी करने का काम जो राजनीतिक संस्था है, उनके काम की निगरानी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और उनके जो है काम हैं कैसे किए जा रहे हैं, मिलजुल कर काम करें, ये सारे काम जो देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है तो नहीं होता है, और प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, संसद सदस्य और जो राज्य विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, वो जो सारे सदस्य होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है।
राष्ट्रपति के अधिकारों के मामलों में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सरकारी जो है गतिविधि किसके नाम पर होती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे नीतिगत फैसले, सरकार के प्रमुख काम जो हैं होते हैं जारी राष्ट्रपति के ही नाम से। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का काम देखेंगे तो न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति जो न्यायाधीश होते हैं, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों को और दूसरे देश के जो राजदूत होते हैं उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते उसी के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है वो भारत के रक्षा जो बल हैं तीनों, थल, जल, वायु, इन तीनों के जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। हम ऊपर देखेंगे कुछ दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे यहाँ पर आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय हो और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, राज्यपाल के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों, राज्यपाल हो, चुनाव आयुक्त हो और दूसरे देश के में जो राजदूत हैं आदि का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सभी जो हैं संधि जो होता है, जो समझौता होता है, इन सारे के जो हैं संधि और समझौते के भी जो नाम होते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। और सुप्रीम कमांडर जो होता है भारत के रक्षा बलों का, वो राष्ट्रपति ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सारे अधिकारों का इस्तेमाल किसके कहने पर करता है, सलाह पर करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। और अगर एक बार पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है सलाह को और वही सलाह पुनः आता है राष्ट्रपति के पास, तो उसको मानने के लिए बाध्य कौन होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे। वह उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। और कोई भी विधेयक है वो तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वह मंजूरी मिलेगी, उसके बाद यह कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय तक के लिए रोक सकता है। वह जो है अगर चाहेंगे तो कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकते हैं। वह जो है पुनः जो है जो भी आया है विधेयक उसको कुछ रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए संसद में पुनः उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद जो है अगर दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अगर वही विधेयक जो है दोबारा पारित हो जाता है संसद में तो उस पर जो है राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे ही। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसे की राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक
तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। अगर वह तय समय में बहुमत हासिल नहीं करता है तो सरकार क्या होती है, रद्द हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति प्रणाली को क्या है। तो दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक जो है शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिका में राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। यह क्या होता है, राष्ट्रपति वहाँ का मुखिया होता है, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव लोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव अपने मंत्री और चुनाव का जो है नियुक्ति करता है। चुनाव वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त करता है। कानून बनाने का काम जो है अभी भी विधायिका अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, जिसको विधायिका बोलते हैं। कानून जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं, कहा जाता है करती है। और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है और अगर वो कानून राष्ट्रपति को रोकने का अधिकार है तो वह वीटो लगा देगा और वह कानून को रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ पर कांग्रेस की उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुमत की ज़रूरत नहीं है और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है और ना ही वह कांग्रेस के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। वह क्या होता है, चुन कर आता है। क्या होता है, वह जनता के द्वारा चुन के आता है। इसलिए उसका जो है कार्यकाल कितने साल का है, तो उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है और जो है अगर पार्टी में बहुमत नहीं है तब पर भी वह कार्यकाल आराम से 4 साल वह पूरा कर सकता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। इसलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भूमिका क्या होती है, केंद्रीय में मुख्य भूमिका में होती है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है और ब्रिटेन में जो जैसे संसद सर्वोच्च है उसी प्रकार भारत में भी सर्वोच्च कौन है, तो संसद होता है। इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है और हमारी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि इलियम्मा अन्ना को जाती है। क्या आप उन्हें जो है उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये लेम्मा का है, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा। यहाँ पर देखिए भारत के तौर पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जो विचार होगा, यहाँ पर जो है संसद के द्वारा अगर चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री, संसद के नेता हैं और अगर एक बार पुनः जो है अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी नीति पर असहमत होता है, वह पुनः जाता है संसद में, वह पारित होता है, फिर आता है राष्ट्रपति के पास, तो वह क्या होगा, प्रभावी होगा। दूसरा क्वेश्चन है अनाकोटी का, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है। यहाँ पर देखिए इसलिए राष्ट्रपति को कमांडर बनाने का रखा गया क्योंकि वो सर्वोच्च हैं और भारत में जो है ऐसा कानून है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो सर्वोच्च होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो सर्वोच्च होंगे, इसीलिए उनको सारे कानून के तहत उनको कमांडर बनाया गया है और वह जो है अपनी विवेक से अपनी जो है जो प्रधानमंत्री मंत्रियों के और जो उनके सचिव होते हैं इत्यादि जो भी उनके कार्यालय में होते हैं, उनकी अनुशंसा, उनकी जो है बात विचार से देखते हैं क्या करना है नहीं करना है और उसके बाद वो फैसला लेते हैं। इनके साथ जो है वाद विवाद होता है, बात जो है चर्चा होता है, उसके बाद वो काम करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा सवाल है यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास है तो राष्ट्रपति की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जो है लंदन की बात को यहाँ पर अब
लंदन मॉडल अपनाए हैं और राष्ट्रपति की ज़रूरत इसलिए यहाँ पर हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति को आपने राष्ट्राध्यक्ष माना है कानून संविधान के अनुसार, और राष्ट्रपति के द्वारा जो नीति है वह कानून को पास करने और कानून को रोकने और जो है उसको पुनर्विचार करने के लिए यदि जो है कमांडर होता है सर्वोच्च न्यायालय या जो है राजदूत या लोकसभा या राज्यसभा जो भी हैं उन सारे सभी का क्या है वो सर्वोच्च हैं। तो यहाँ पर उन सारी बातों को देखते हुए देखते हैं कि वह प्रधानमंत्री के मंत्रियों के और प्रधानमंत्री और मंत्रियों के जो हैं के साथ विचार विमर्श करते हैं और जो है वह क्या करते हैं अपनी बातों का जो जिस प्रकार से उनको कहना है वो उस विचार विमर्श से कहते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उनको एक कठपुतली के रूप में रखा गया है, सिर्फ आप दिशा निर्देश देंगे लेकर हम आपको बताएंगे दिशा निर्देश दीजिए आप। ये अधिकार उनके पास जो है संविधान के द्वारा दिया गया है, वह जो है उसी प्रकार से जैसे ब्रिटेन के मॉडल हैं उसी प्रकार से ये भी मॉडल हैं। जैसे वहाँ पर राजा होते हैं, वो राजा सिर्फ किसके कार्यालय में किसके काम के तहत वो अपना काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री के जो है मंत्रिपरिषद के रूप में देखते हैं कि वह किस प्रकार से विचार दे रहा है, कैसे वह काम करना है, तो उस प्रकार से वो काम करते हैं। ये आपने देखा। देखिए अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। इस बार भी हम जो है सरकारी आदेश को उसी तरह कहानी पर लौटते हैं जिसमें जो है हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे किसी ने स्वीकार कर लिया, इसे जो है हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। पहला कि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ नहीं होती तो क्या होता। उसी अधिकार होता अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उनके फैसले को नहीं मानते। ये सारे जो हैं अगर ऐसे होता तो क्या होता। तो ये सारे क्या होते, तो ये आपके कानून व्यवस्था को क्या करती, तो मरोड़ कर रख देती। यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जुड़े हुए फैसले आप देख सकते हैं कौन कौन से फैसले हैं। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की ज़रूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। क्या है, जो अदालत है देश के विभिन्न स्तर के, सिविल हैं, राज्य के हैं, लोग मतलब कि सर्वोच्च हैं, ये सारे क्या हैं, न्यायपालिका हैं। ये मौजूदा जो अदालत है विभिन्न स्तरों की उसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों के और उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञापन सन 2005 के कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते, क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। यहाँ पर तो राष्ट्रपति जो है चुन रहे थे न्यायालय के न्यायाधीशों को, उनके विचार विमर्श कर रहे थे। वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है ये जो है यहाँ पर दिया गया है कार्टून में देख सकते हैं। यह वास्तविक विज्ञापन लिखा गया है, काल्पनिक विज्ञापन में लिखा गया है। इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा गया है कि आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है यहाँ पर आवश्यकता किसका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है, वह बिना हिचकिचाए ऐसे बातें कह सके। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश उस सबसे जो है अधिक प्रभावशाली हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन ना करे। ये कार्टून जो है राष्ट्रपति के नाम पर जो है एक दिया गया कि कार्टून मतलब बताया गया है कि आलोचना कर रहे हैं।
अब देखिए, भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह जो है इनमें से किसी भी विवाद को सुनवाई कर सकता है। देखिए क्या-क्या है, तो देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक या राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ये सारे विवाद जो हैं उनके द्वारा सुने जा सकते हैं। अब आगे है कि यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। कार्यपालिका के भी और विधायिका के भी नियंत्रण में ये काम नहीं करता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता है, उसके मर्जी के भी मुताबिक काम नहीं होता है। इसी वजह से अभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। और भारत में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री को की सलाह पर, और यहाँ पर याद रखेंगे राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो उच्च न्यायालय के जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, उनके मशवरे से जो किनका नियुक्ति होगा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए जो न्यायाधीश होंगे उनको चुनते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं। इसमें जो है राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो वरिष्ठ होते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं, उन्हीं को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर वो नियुक्त हो गया है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, तो उसको हटाना मुश्किल होता है, असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल होता है। अगर राष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो उतना ही जो है मुश्किल जो है सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के मुताबिक होता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत की आवश्यकता और जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। अगर आप किसी न्यायाधीश को आप हटाना चाह रहे हैं, तो संसद में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कीजिए, तब उनको हटा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है, अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब आगे है कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। जो अगर यहाँ पर देखते हैं कि चुनौती मिल रही है, तो ये संवैधानिक वैधता तय होती है और न्यायिक समीक्षा के रूप में ये जाना जाता है। भारत के संविधान जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती, और संसद जो है संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बदल नहीं सकते। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले
अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठोस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं, और जो है कोई अगर उनको कुछ कार्रवाई करने की है तो जनहित को ठोस पहुंचने की स्थिति में कोई भी जो है अदालत जा सकता है। इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है, और वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था, आपने इसको पढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर संदर्भ दिए गए हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार। तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो है की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस J.S. खेहर 25 जुलाई 2017 के नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में जो है रामनाथ कोविंद द्वारा जो है पद की शपथ दिलाई जा रही है। न्यायाधीशों को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यायपालिका के अधिकार संसद जो है अधिकार न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो है यहाँ पर भारत के न्यायपालिका के तहत स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं न्यायाधीश के पद से हटाना स्वतंत्र नहीं है। अब है आगे, यहाँ पर आपने ये पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम जो है कुछ शब्द हैं उसको देखेंगे। गठबंधन सरकार, तो आपने पढ़ा भी है कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना हो तो ना होने की सूरत में क्या होता है, 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन बनी सरकार। कार्यपालिका क्या होता है, तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या होता है, सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह होता है जिनके पास देश के व्यवस्थित जनजीवन से सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित करने और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका क्या है, तो एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानून विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका क्या है, जनप्रतिनिधियों की सभा जिनके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। विधायिका में कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। अब देखिए कार्यालय ज्ञापन, तो कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था क्या है, देश के सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। देखिए आरक्षण क्या है, तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। राज्य क्या है, तो निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य जो है बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य की समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे। यहाँ से 1-2 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है राजनीति अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछेगा ही। तो 1-2 बार आप इसका रिवाइज भी करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।